तो चलिए कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 12 के बारे में कि आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और बहुत लोगों ने फ़ोन करके कहा कि भाई एक यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर आप अपना बात रखिए। तो आज हमने फाइनली एक यूट्यूब चैनल पे ही इस चीज़ को अपलोड करेंगे। और चैनल का नाम, चूँकि आजीवन हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, सीखने सिखाने की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसका नाम रख दिया गया है आजीवन पाठशाला। चैनल का नाम है आजीवन पाठशाला। तो देखिए हम लोग बीच बीच में इसी तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ कंटेंट के साथ। तो कल हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार 12 से 35। आर्टिकल 12 में हम लोगों ने राज्यों का परिभाषा देखा था और राज्य में स्पष्ट था कि भारत की सरकार और कैसे कैसे वो सारी चीज़ें थी। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार को काफ़ी प्रोटेक्शन प्रदान करता है, काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है और ये कहता है कि अभी जो मूल अधिकार संविधान ने प्रदत्त किया है उससे असंगत कोई भी विधियां, उससे भिन्न, उससे अलग कोई भी विधियां वो शून्य मानी जाएगी। या सरकार ऐसी कोई विधि बनाती है जो मौलिक अधिकार को छीनती है, कम करती है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में वो विधि भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन में ये आर्टिकल मुझे ज़्यादा प्रतीत होता है। तो इसका हेडिंग ये है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधि। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। असंगत का मतलब भिन्न, अलग, और अल्पीकरण का मतलब कम। तो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकारों को कोई कम करेगा, कोई छीनेगा या उसका ह्रास करेगा किसी भी स्तर पे, तो वो शून्य माना जाएगा। देखिए आर्टिकल 13 का जो हेडिंग है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो आर्टिकल 13 में 4 क्लाउज है। क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3 और क्लाउज 4। क्लाउज 1 कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत है। मतलब इस संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां थी वो अभी के मौलिक अधिकार से यदि भिन्न है, अलग है, तो उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी जिस मात्रा तक वो असंगत है, अलग है, भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि संविधान लागू होने के पहले अंग्रेजों द्वारा शासित हमारा भारत था और उसमें भी अंग्रेजों के बहुत सारे एक्ट थे, कानून थे बनाए गए। उसमें यदि उसमें वर्णित है, मान लीजिए कि उसमें यदि वर्णित होता कि समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है या स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो इतना बात आज के मौलिक अधिकार में क्या हो जाता, इनवैलिड हो जाता। मतलब संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थी उस विधि में कोई भी बात मौलिक अधिकार, मतलब इस भाग में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है उससे यदि अलग है, भिन्न है, तो उस मात्रा तक इनवैलिड हो जाएगा, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक क्या है, असंगत। तो ये है हमारा आर्टिकल 13 का क्लाउज 1। 13 का क्लाउज 1 स्पष्ट करता है कि इस संविधान के, जो भारत का संविधान है, उसके लागू होने से पहले भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में जो प्रवृत्त विधि है वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के, इस भाग मतलब मौलिक अधिकार के भाग से असंगत है।
या भिन्न है तो उस भिन्नता तक शून्य माना जाएगा। तो 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? 13 क्लॉज 1 तो था कि संविधान लागू से पहले जो विधि है उसमें यदि कोई अभी के मौलिक अधिकार से भिन्नता है तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग में जो दिया गया मौलिक अधिकार है उसको कम करती है, छीनती है, उल्लंघन करती है। तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि राज्य ने यह कानून बना दिया कि कोई व्यक्ति सांस नहीं लेगा। इट मीन्स कि जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और राज्यों ने कानून बना दिया कि कोई व्यक्ति सांस नहीं लेगा। तो कोई व्यक्ति सांस नहीं लेगा, व्यक्ति सांस नहीं लेगा, यह शब्द क्या माना जाएगा? इनवैलिड, क्रॉस माना जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य को ये स्वतंत्रता नहीं है कि मौलिक अधिकार को छेड़े, उसको कम करे, उसको खत्म करे, और उसको उल्लंघन करती है तो उस उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगा? वो शून्य माना जाएगा। ये 13(2) कहता है। तो 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने के पहले जो विधियां थी उस विधि में कोई बात अभी के मौलिक अधिकार से यदि असंगत है तो उस असंगतता तक वो शून्य माना जाएगा। 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, कम करती है या उल्लंघन करती है, और ऐसा करती है तो वो कानून शून्य माना जाएगा या उल्लंघन की मात्रा तक शून्य माना जाएगा। यदि पूरा कानून उल्लंघन करता है तो पूरा कानून शून्य हो जाएगा। कुछ शब्द यदि उल्लंघन जैसा दिखता है तो उस शब्द को हटा दिया जाएगा। कुछ सेंटेंस यदि उल्लंघन जैसा दिखता है तो सेंटेंस को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो ये 13(2) है। 13(3) क्या कहता है? 13(3) विधि। राज्य जब 13(2) में कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, तो विधि क्या है भाई? तो विधि को डिफाइंड किया गया है 13(क) में। तो विधि का मतलब क्या है? विधि मतलब अध्यादेश। सरकार यदि कोई अध्यादेश ले आती है, ऑर्डिनेंस, वो हो जाएगा। कोई ऑर्डर है, आदेश, वो भी विधि मानी जाएगी। कोई उपविधि है, बाइलॉज है, वो भी विधि मानी जाएगी। कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, विनियम है, कोई अधिसूचना है। इतना ही नहीं, कोई कस्टम भी है, रिवाज भी है, वो भी क्या माना जाएगा? विधि माना जाएगा। तो विधि इंक्लूड्स करता है अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या कोई प्रथा। ये सब के सब विधि है और ये सभी में चेंजेज उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक मौलिक अधिकार द्वारा दिए गए अधिकारों में कटौती करता है, छीनता है या कम करता है। यह था हमारा आर्टिकल 3 का। 3(ख) क्या कहता है? आर्टिकल 13 का 3(ख). आर्टिकल 13 में 3(ख) प्रवृत्ति विधि को बताता है कि प्रवृत्ति विधि क्या है।
तो संविधान लागू होने के पहले जो विधियां थी वो सब के सब प्रवृत्ति विधि कही जाएगी। संविधान के लागू होने से पहले की विधियां प्रवृत्ति विधि कही जाएगी। जो संविधान के लागू होने से आज भी वो विधि खत्म नहीं हुआ है, मरा नहीं है। जब कभी सरकार को आवश्यकता पड़ती है, जब कभी राज्यों को आवश्यकता पड़ती है, उस विधि को इन्फोर्स कर दिया जाता है, उस विधि का उपयोग कर दिया जाता है। जैसे कोरोना महामारी में महामारी एक्ट लागू हुआ था, वो भी संविधान लागू होने के पहले का ही एक्ट था। तो वो विधियां आज भी हैं, लेकिन उस मात्रा तक शून्य है जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों का क्या करती है, हनन करती है, खत्म करती है, छीनती है। तो संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां हैं वो प्रवृत्ति विधि कही जाती है। 13 क्लाउज 4 में क्या कहता है? 13 क्लाउज 4 में कहता है कि कि इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब 13 की कोई भी बात 368 द्वारा, आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन की चर्चा की गई है, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो 368 द्वारा किए गए संशोधन, इस अनुच्छेद का कोई भी बात 368 द्वारा किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। यदि 368 द्वारा किया गया संशोधन है संविधान में, तो इस अनुच्छेद की कोई बात उस पर लागू नहीं की जाएगी। इसमें बहुत बड़ी कहानी है, जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस प्रकार से इस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया था। जब मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती केस हम लोग पढ़ेंगे, गोलकनाथ केस पढ़ेंगे, तो उस समय ये सारी चीजें आएंगी कि इस आर्टिकल का क्या औचित्य बना। बाद में संशोधन करके इसको डाला गया था। उस समय जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव के बीच बहुत बड़ा घमासान की स्थिति बनी हुई थी। तो उस वजह से इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो आई होप कि हम लोग आर्टिकल 13 को अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार फिर ब्रीफ हम लोग कर लें कि आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। और कहा गया है कि प्रवृत्ति विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की विधि है, और इस भाग में जो दिया गया अधिकार है उससे यदि भिन्न है, अलग है, तो उस मात्रा तक वो शून्य माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है, छीनता है, कम करता है, उल्लंघन करता है। और यदि ऐसा करता है कोई कानून, तो क्या हो जाएगा, यदि पूरा कानून उल्लंघन करता है तो पूरा कानून शून्य माना जाएगा। यदि कुछ मात्रा यदि उल्लंघन की स्थिति में है तो उस मात्रा को क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। कहा कि भाई विधि क्या है, तो विधि का मतलब कोई अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस, कोई आदेश है, उपविधि है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, इवन की कोई प्रथा भी है तो वो विधि मानी जाएगी। 13(3) ख में प्रवृत्ति विधि की बात करता है। और प्रवृत्ति विधि हम लोगों ने जाना कि संविधान के लागू होने से पहले जो विधि थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई विधियां सब थी, वो सब के सब प्रवृत्ति विधि है। और 4 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात 368 द्वारा किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। यानी 368 द्वारा संशोधन करके जो संशोधन किया जाता है, उसके द्वारा जो संशोधन है, इसका कोई बात उस पे लागू नहीं किया जाएगा। आई होप कि हम लोग इसको समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट करिएगा जरूर, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।